नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें से हमने इकोलॉजी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और जो भी क्वेश्चन इकोलॉजी का बच गया, आज हम पार्ट 2 में सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें आखिरी तक। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की मापने की जो इकाई है वो कौन सा है, वह है जाकर के आपका ग्लोबल हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है। कवक के अध्ययन से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलेंगे हम लोग कवक विज्ञान। क्या बोलेंगे? कवक यानी माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। इंग्लिश बोले तो माइकोलॉजी, हिंदी में आपका क्या है? कवक विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। कौन सा इसमें लाल शैवाल कहलाता है, वो कहलाएगा आपका जाकर के रोडोफिसी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग बोलते हैं परम आर्द्रता। क्या बोलते हैं? परम आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। वो कहलाता है जाकर के आपका फौना। क्या कहलाएगा? आपका फौना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सदाबहार शंकु वृक्ष, जिसको हम बोलते हैं कोनिफर, मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। किस बायोम में पाए जाते हैं? वो पाए जाएंगे आपका जाकर के वन वायोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म से सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वो हो जाएगा आपका जाकर के टुंड्रा बायोम। क्या होगा? टुंड्रा बायोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु प्रणाली अथवा दिंग विषय, जिसको बोलते हैं फिनोमिनन, का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। तो वो हम लोग करते हैं वैज्ञानिक मॉडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD क्या है। तो वो होगा जाकर के आपका जल में उपस्थित सल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तब यह संबंध कहलाता है। यह कहलाएगा आप जाकर के स्केवेंजिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो वह है जाकर के मुर्दाखोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से स्थल मंडल का सर्वाधिक जीवंत भाग कौन सा है। वो हो जाएगा जाकर के आपका मृदा। क्या होगा? मृदा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक पारिस्थितिकी जीवन तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वह आ जाकर के सूर्य रश्मि। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में मवेशी के उपचार में बहुत अधिक उपयोग किए जाने वाली कौन सी एंटीबायोटिक दवा भारत के गिद्ध की 99% आबादी के विलीन होने का कारण है। वो क्या है? वो हो जाएगा पता करके डिक्लोफेनॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक प्रणाली और इसका पर्यावरण मिलकर बनाते हैं। वो बनाएगा जाकर के एक स्थिरोष्म प्रणाली। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वाष्प उत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है या उसके निवास स्थान के किस लक्षण के अनुकूलन है।
तो वो हो जाएगा जाकर के आपका जल की कमी। वाष्प उत्सर्जन कम करने के लिए जो कैक्टस की पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि वहाँ जल की कमी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई खाद्य कड़ी में कौन सा सबसे कम ऊर्जा पाता है? कौन सा इसमें सबसे कम ऊर्जा पाता है? सबसे लास्ट में जो होगा वो सबसे कम ऊर्जा, पत्तियों में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद टिड्डा में होगा, उसके बाद पक्षी में होगा, उसके बाद बिल्लियाँ में होगा। तो जो सबसे कम होता है वो होगा आपका, जब सबसे लास्ट में होगा वो होगा आपका बिल्लियाँ। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि घास, बकरी और मानव को मिलाकर बनाई गई खाद्य कड़ी यानी फूड चेन किस प्रकार से सही तौर पर प्रदर्शित की जाती है? वो करती है, पहले घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा, और बकरी को मानव खाएगा। तो यही आपका क्या है? सत्य इसका सही प्रकार से मतलब प्रदर्शित करता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जा सकता है? कौन इनमें पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जा सकता है? जलाशय कह सकते हैं, एक्वेरियम कह सकते हैं, कृषि के लिए खेत कह सकते हैं, जबकि स्विमिंग पूल ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहा जा सकता। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि खाद्य कड़ी यानी फूड चेन में सबसे अधिक ऊर्जा कौन पाता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो पाता है वो पाएगा पता करके उत्पादक। क्या पाएगा? उत्पादक। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब पोषक तत्व की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकटस्थ जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवाल फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह को ढक लेता है, परंतु मछलियां मर जाती है। क्योंकि शैवाल यसी ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका ये देखिए दिया गया फिगर। अब इसमें बताना है कि ऊपर दिए गए चित्र में आप बॉक्स में कौन सी गैस लिखेंगे, बॉक्स में आप कौन सी गैस लिखेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो बॉक्स में हम लोग लिखेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह दहन को दर्शा रहा है, जीवित प्राणियों द्वारा श्वसन को दर्शा रहा है और पादपों और जंतुओं का अपघटन को दर्शा रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्री पक्षियों की मौत के कारणों में से एक है। समुद्री पक्षियों की मौत का कारण किसके वजह से होता बताना है कि जहाज़ों से तेल रिसाव की वजह से समुद्री पक्षियों की मौत का कारण है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि परिभाषिक शब्द जैव विविधता का तात्पर्य है। परिभाषिक शब्द जैव विविधता का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवों की अनेक प्रजातियां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में किस ट्रॉफी स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता है? द्वितीय उपभोक्ता है उसके बारे में बताना है। दी गई श्रृंखला में किस ट्रॉफी स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता है? द्वितीय उपभोक्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। द्वितीय उपभोक्ता पर आएगा तो वो आएगा जाकर के आपका तृतीय। क्या आएगा? तृतीय पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक समय मच्छरों का DDT द्वारा उन्मूलन किया गया था, अब वे DDT से प्रतिरोधी है। यह किसका एक उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका जाकर के प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपका ये फिगर दिया गया है कि नीचे दिखाए गए संख्या के पिरामिड में कौन सा अपने भोजन से सबसे कम ऊर्जा पाता है? सबसे कम ऊर्जा पाता है, ऑप्शन आप देखना है आपको। यहाँ आपको दिया गया बर्ड्स, कैपिलरीज और यहाँ आपका लीव्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियाँ। सबसे कम ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाएगा आपका बर्ड्स, उसके बाद कैपिलर्स, उसके बाद आपका लीव्स। तो सबसे कम ऊर्जा पाएगा आपका जाकर के पत्तियाँ, जो कि सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वही पूछ रहा है इसमें से सबसे कम ऊर्जा कौन पाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह है, और ये क्या है? ये हो जाएगा एक तरफा प्रभाव। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रजातियों और भौतिक वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी उत्तराधिकार गतिक संतुलन का अंतिम स्तर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले
राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, वो जगह आपका जाकर के गूलर। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है वो आपका जाकर के जिंको बिलोबा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जंतुओं की संतुलन में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है? तो पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। मतलब जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। तो पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं? तो पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना, यही गलत है। बाकी आपका सही है कि अपशिष्ट उत्पादों का राजधानी में संग्रहण सत्य है। कुछ अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन, ये भी सत्य है। वाष्प उत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन, ये भी सत्य है। तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आहार श्रृंखला के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका जाकर के धान, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका जाकर के टिड्डा, ये दूसरा पे आएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका जाकर के मेढक। देखिए धान को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? सांप। ये आएगा जाकर के आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड, मेढक आपका आएगा थर्ड पे, और उसके बाद सांप आएगा आपका जाकर के फोर्थ पे, और गणुर आपका जाकर के फिफ्थ पे आएगा। देखिए सबसे पहले आपको धान को कौन खाएगा? आपका टिड्डा खाएगा। तो धान पहले आएगा पहले नंबर पर। दूसरे पर आपका टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? सांप। और सांप को कौन खाएगा? गणुर खाएगा। तो इस प्रकार जब देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने तो वो किया था जाकर के किस पौधे का प्रयोग किया गया था? तो उद्यान मटर का पौधे का प्रयोग किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं ये आपका दिया गया प्रश्न फिगर वाला में 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्प को 10 किलो जूल ऊर्जा मिलती है तो उत्पादक के पास कितनी ऊर्जा मात्रा उपलब्ध है वो बताना है आपको। अगर बोल रहा है यहाँ 5वीं पोषी स्तर को, यानी कि यहाँ 5वीं पोषी स्तर को 10 किलो जूल ऊर्जा मिल रही है, तो बताना है उत्पादक को कितना मिल रहा है। तो उत्पादक आपका कहाँ है? यहाँ पर इसको कितनी ऊर्जा मिलेगी वो बताना है। आपको दे दिया गया संदर्भ में ट्रॉपिकल लेवल पोषी स्तर, ग्रास हॉपर टिड्डा, फ्रॉग मेढक, स्नेक सर्प और हवा मतलब बाज। तो यहाँ जो होगा आपका कितना होगा? वो जगह जा करके आपका 10,000 किलो जूल। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? किस वस्तु को, यानी कि वेस्ट को, किसी वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? तो हम लोग पुरानी बैटरियाँ को, पुराने जूतों को फेंक सकते हैं, पुराने फर्नीचर को फेंक सकते हैं, पुराने बर्तन को फेंक सकते हैं, लेकिन पुराने बैटरियों को नहीं फेंक सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका कंपोस्टिंग। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया? कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ, इसलिए कुल्हड़ को बंद कर दिया गया। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है? अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प एक लाभ आपका नहीं है वो बताना है? तो वो जगह कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है, कंपोस्ट नहीं किया। कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बिल्कुल सत्य है। जैव निम्नीकरणीय पुनर्चक्रण करने में आसान, सत्य है। निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत, ये भी सत्य है, लेकिन कंपोस्ट नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम
क्षति पहुंचाता है। अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है वो हो जाएगा कागज़ के कप। बाकी पॉलीथीन का बैग अधिक क्षति पहुंचाएगा, रासायनिक कीटनाशक भी पहुंचाएगा, प्लास्टिक की बोतलें भी पहुंचाएगा, जबकि कागज़ का जो कप होगा वो कम पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन क्रिया को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है केंचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना, केंचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, उसके बारे में बताना है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, उसके बारे में बताना है। गलत है आपका हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करती है, यही आपका गलत है। बाकी प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करती सत्य है। ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, ये भी सत्य है। जो गलत कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कागज़ के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं, इसलिए किया जाना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है? इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो जो सही होगा कागज़ जैव निम्नीकरणीय होता है, तो बी आपका सत्य है, बाकी सारा आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो वह जगह अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं, यही आपका सही है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वन अधिकारी A.K. बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नीकृत हुए जंगल को फिर से जीवांत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया है? तो वह किया गया है जाकर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों के संबंध में आपका गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। तो वह जगह तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, वो जगह आपका जाकर के नाभिकीय ऊर्जा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोच्च विधि क्या है? तो वह आपको जाकर के भस्मीकरण या जलाना। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान का सर्वोत्तम विधि है वो आपका भस्मीकरण या जलाना, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो वह जगह आपका पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? वह जगह पर जाकर के कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता कौन से स्तर पर आते हैं? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। वो हो जाएगा जाकर के आपका दूध की थैली, बाकी पेपर बैग ये तो आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। चाय की पत्तियाँ भी, सब्जियों के छिलके भी सब जैव निम्नीकरणीय होगा, जबकि दूध की जो थैली आती है वो प्लास्टिक में आती है, ये आपका अजैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित हैं। तो वह जगह उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं की उपस्थिति, ये सत्य है। गतिशील की अनुपस्थिति, ये भी सत्य है। बाकी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये आपका मुख्य कारण नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है वो है आपका आकर के ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, 1 और 2। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? वह जगह वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। क्या होते हैं? मूलतः जैविक। तो बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, यहाँ इकोलॉजी का आखिरी प्रश्न है। अगला है कि जैविक अपशिष्ट निपटान यानी बायोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वह जगह आपका जाकर के भस्मीकरण या जलाना। बोला कि जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह जगह जाकर के आपका भस्मीकरण। तो बी इसका राइट आंसर होगा। आज की हमारा इकोलॉजी का यहाँ पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जितना भी इकोलॉजी से प्रश्न अभी तक पूछा गया था सारे के सारे हमने क्या कर दिया है? डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और क्या कहते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण से जितना भी प्रश्न पूछा गया है रेलवे में, चाहे 2021 हो, NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, सारे के सारे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।